रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों के बीच में समास प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास को पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। तो आइए देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमने पहले ही बता दिया है कि समास के जितने भी भेद हैं या समास जितने भी प्रकार के हैं उनका लक्षण पहचान हमको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम कहीं भी फंसने ना पाए किसी भी उदाहरण में। तो कर्मधारय समास के लक्षण को सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका लक्षण क्या है। कर्मधारय समास का लक्षण है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, यह विशेषण और विशेष्य क्या है? अब कर्मधारय समास को पढ़ने के पहले हमको तो इन दोनों को जानना जरूरी है कि ये दोनों क्या है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला, ठीक है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता को बताने वाला। इसको हम शार्ट रूप में यह इस रूप में देखते हैं जिससे, ठीक है। विशेषण का मतलब जिससे और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी, ठीक है। विशेषण का मतलब जिससे, जिससे का मतलब होता है जिस शब्द से। जिससे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिससे का मतलब हमारे अनुसार जिस शब्द से, यानी जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। पुनः ध्यान दे लीजिए, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष क्या है? यहां पर लिखा हुआ है जिसकी। जिसकी का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो विशेषण का मतलब भी और विशेष्य का मतलब भी सामने लिखा हुआ है। अब इसको देख करके आप लोग बड़ी आसानी से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या होगी परिभाषा इसकी? हम लिख सकते हैं जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। यह परिभाषा निकल गया। विशेषण और विशेष जो सामने लक्षण लिखा हुआ है इसके अनुसार कर्मधारय समास की परिभाषा हम लोगों ने निकाल लिया। क्या है? विशेषण और विशेष। यहां देखिए बीच में एक निशान लगा हुआ है, यही निशान संबंध बोधक है। यानी जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, कहने का मतलब है कि एक पद विशेषण हो
और दूसरा पद विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक पद विशेषण, यहां देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको बताया भी गया होगा, समास में हमेशा दो पद होते हैं, दो पद, ठीक है ना, दोनों का अपना अपना अलग अलग स्थान निर्धारित है। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य जो होता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वही कर्मधारय समास होता है। उदाहरण, उदाहरण जैसे मान लीजिए महाराजा, उदाहरण के रूप में देख लीजिए, लिखा हुआ है महाराजा। इसको जब हम अलग अलग करेंगे, दो पदों में विभाजित करेंगे, तो पहला पद होगा महा और दूसरा पद होगा राजा। ये पहला पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद, महा और राजा। यहां पर हमने संधि विच्छेद नहीं किया है, केवल अलग अलग लिख करके हमने समझाने का प्रयास किया है। पहला पद हो गया महा और दूसरा पद हो गया राजा। अब देखिए महा का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है महान, ठीक है, महा का मतलब होता है महान। और राजा जो कि संज्ञा है, महान है जो राजा, यह क्या हो गया, समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह का मतलब क्या होता है, जो सामासिक पद है उसका जो हम अर्थ लगाते हैं उसी को हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो महाराजा लिखा हुआ है, इन दोनों पदों का अलग अलग अर्थ हमने जो निकाला, यानी समास विग्रह किया, तो वह है महान है जो राजा। ये पहला उदाहरण। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण अगर ले लीजिए, महारानी, महारानी। अब इसमें देखिए पहला पद और दूसरा पद, इसमें भी होगा महा, पहला पद हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, रानी। महारानी पहला पद, महा और दूसरा पद रानी। इसका समास विग्रह क्या होगा, महा का मतलब महान, महा का मतलब महान। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहां पर राजा है, यहां पर रानी है, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो यहां पर जब स्त्रीलिंग, दूसरा पद स्त्रीलिंग है, तो जो पहला पद है वह भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, महान, महान नहीं, महा का मतलब महान हमने बताया जरूर, लेकिन स्त्रीलिंग में महान नहीं बल्कि महती होता है। तो क्या होगा, महती है जो रानी, ठीक है, महती है जो रानी। तो ये दो उदाहरण आपके सम्मुख रखे गए हैं, महाराजा और महारानी। महाराजा का समास विग्रह महान है जो राजा, महारानी का समास विग्रह महती है जो रानी। महाराजा में पहला पद आपका महा और दूसरा पद राजा, महारानी में पहला पद महा, दूसरा पद रानी। अब हमको देखना यह है जो ऊपर लक्षण लिखा हुआ है कि क्या ये लक्षण इन दोनों उदाहरण में है या नहीं है। तो पहला पद क्या है, विशेषण, पहला पद क्या है, विशेषण। तो विशेषण का मतलब जिससे विशेषता बतलाई जाती है। तो यहां पर इस उदाहरण में किससे विशेषता बतलाई जा रही है, ये पहला पद लिखा हुआ है महा, ये इससे विशेषता को बतलाई जा रही है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब दूसरा बचा क्या, विशेष्य। विशेष्य का मतलब जिसकी, जिसकी का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहां पर राजा की, राजा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए राजा क्या हुआ, विशेष्य, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को देख लीजिए। पहला पद है महा, महा का मतलब महान,
स्त्रीलिंग में जाएंगे तो महती होगा। यह क्या है? एक विशेषण है। विशेषण का मतलब इस शब्द से यानी पहले पद से दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाला शब्द कौन है? महा। यानी महा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है हमको यह देखना है। तो अभी शेष बचा हुआ है हमारा दूसरा पद, क्या है? रानी। रानी की विशेषता बताई जा रही है, यानी रानी क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है। अब आइए और आगे हम देखते हैं इसी से संबंधित बातें। विशेषण और विशेष्य। एक बात हमेशा ध्यान में सभी लोग रखेंगे कि जो विशेष्य है, ये विशेषण, इसका लिंग और वचन, क्या क्या चीज? लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? विशेष्य। विशेष्य के अनुसार। विशेषण का विशेषण का लिंग और वचन किसके अनुसार होना चाहिए? विशेष्य के अनुसार। यदि विशेष्य एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में, विशेष्य बहुवचन में है तो विशेषण भी बहुवचन में, यदि विशेष्य पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में, यदि विशेष्य स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। यह व्याकरणिक नियम है। उदाहरण के लिए अभी अभी हमने जो उदाहरण रखा है उसी उदाहरण को मैं पुनः रख रहा हूं केवल आप लोगों को समझने के लिए। यह है महाराजा। ठीक है। इसमें पहला पद क्या होगा? महा, और दूसरा पद क्या होगा? राजा। इसका समास विग्रह क्या होगा? हमने पहले ही लिखा है। इसका समास विग्रह होगा महान है जो राजा। महान है जो राजा। महा आपका पहला पद है, राजा आपका दूसरा पद है। इसमें जो राजा है यह क्या है? संज्ञा है। संज्ञा होने के साथ साथ क्या है? पुल्लिंग है। ठीक। राजा क्या है? पुल्लिंग है। अब इसमें यह देखना है, हमने जो लिखा है विशेषण का लिंग वचन विशेष्य के अनुसार होना चाहिए, तो हमको तो यह देखना है कि इसमें विशेष्य है कौन? तो विशेष्य कौन है? राजा। राजा विशेष्य हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा की ही विशेषता बताई जा रही है, तो राजा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और विशेषण कौन है? विशेषण कौन है? महा। जब राजा पुल्लिंग में है तो ये भी तो पुल्लिंग में होना चाहिए, और यह बात सामने लिखा भी गया है। महा का मतलब पुल्लिंग में होगा महान। महान है जो राजा। यह समास विग्रह हुआ। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। महारानी। इसमें पहला पद क्या है?
महा और दूसरा पद क्या है, रानी। यह पहला पद हो गया और यह है दूसरा पद। ठीक है ना। सबसे पहले हमको यह देखना है कि विशेष्य इसमें से कौन है। महा माने महान, आप लोग जानते हैं। रानी क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा होने के साथ साथ स्त्रीलिंग भी है। यहां राजा पुल्लिंग में था और रानी जो है स्त्रीलिंग, एक दूसरे के विलोम। तो यह क्या है, विशेष्य। क्या है, विशेष्य। रानी क्या हो गया, विशेष्य। अब ये ध्यान दीजिए, रानी यदि विशेष्य है और स्त्रीलिंग है, रानी विशेष्य है और स्त्रीलिंग है, तो बोर्ड पर सामने तो लिखा गया है कि विशेषण का लिंग और वचन विशेष के अनुसार। तो इसमें से विशेषण कौन है, ये विशेषण है। ठीक है। यदि यह रानी यानी दूसरा पद जब स्त्रीलिंग में है तो यह भी तो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो इस नियम के आधार पर जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो महा के स्थान पर हम महान नहीं लिखेंगे, क्योंकि महान पुल्लिंग है। महान क्या है, पुल्लिंग है। यहां पर रानी स्त्रीलिंग है, तो हम महा के स्थान पर क्या लिखेंगे, महती। महती। ठीक है। महा का मतलब महती। महती है जो रानी। यह है आपका समास विग्रह। ठीक है। महाराजा, महाराजा का समास विग्रह हुआ, महान है जो राजा। राजा पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण भी पुल्लिंग में। महारानी में पहला पद महा, दूसरा पद रानी, रानी स्त्रीलिंग में है, इसलिए यह भी यानी पहला पद भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। इसके अनुसार इसका जो समास विग्रह हुआ वह है महती है जो रानी। इसके बाद एक लक्षण और, एक लक्षण और, उपमेय और उपमान। ये है लक्षण, ये दूसरा लक्षण है। अब सबसे पहले हम पुनः उपमेय को जान लें और उपमान को जान लें, यह क्या चीज है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी। ठीक है। उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी। और उपमान का मतलब क्या होता है, जिससे। फिर वही बात आ गई जो अभी हमने शुरुआत में बताया है विशेषण और विशेष्य के विषय में। ठीक है। उपमेय का मतलब क्या हुआ, जिसकी। जिसकी का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए। अब यहां पर देखिए उपमेय और उपमान है। उपमेय का मतलब जिसकी यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाए या जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। और उपमान का मतलब जिससे। जिससे का मतलब जिस शब्द से। जिससे का मतलब जिस शब्द से विशेषता को बतलाई जाती है या तुलना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, अभी अभी हमने जो शुरुआत में बताया है वही चीज पुनः आ गया। हमने क्या बताया था, विशेषण और विशेष्य। विशेषण जो पहला लक्षण हमने बताया था, विशेषण और विशेष्य, यही तो हमने बताया था। और यहां क्या है, उपमेय और उपमान।
विशेषण का मतलब जिससे, और विशेष का मतलब जिसकी। यही चीज तो हमने बताया था। अब हमको यह देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक उपमेय है या कोई एक उपमान है। तो हाँ है। यहां पर देखिए जो उपमेय लिखा हुआ है वही क्या है, विशेष्य है। एकदम सही सही लिखा हुआ है, इसमें कुछ बताने या ढूंढने खोजने की आवश्यकता नहीं है। उपमेय का मतलब जिसकी, और विशेष्य का मतलब भी जिसकी। जिसकी का मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी तुलना की जाए। इसके बाद विशेषण। विशेषण का मतलब जिससे। जिससे का मतलब जिस शब्द से हम विशेषता को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। और उपमान का मतलब जिससे। जिससे का मतलब जिस शब्द से हम विशेषता बतलाते हैं या जिससे तुलना करते हैं। तो ये दोनों सेम चीज है। अब परिभाषा, पुनः वही परिभाषा। इसके अनुसार हमने परिभाषा क्या बताया, जिस सामासिक पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। और इसके अनुसार यदि हम परिभाषा निकालना चाहें तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि जिस सामासिक पद में उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे वहां पर कर्मधारय समास होता है। हम लिख भी देते हैं, जिस सामासिक पद में उपमेय उपमान का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता। ठीक है। इसके अनुसार जिस सामासिक पद में एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सामासिक पद में उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे वहां पर कर्मधारय संबंध होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमुख। चंद्रमुख, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में चंद्रमुख। इसमें पहला पद क्या है, चंद्र, पहला पद हो गया, और ये दूसरा पद क्या है, मुख। ठीक है। पहला पद चंद्र और दूसरा मुख। अब इसमें कौन विशेषण है और कौन विशेष है, या कौन उपमेय है कौन उपमान है, अब छाटना हमको है। मुंह तो हम सबके पास है, इंसानों के पास, जानवरों के पास, कीट मकोड़ों के पास, सबके पास है। लेकिन यहां पर बता रहा है कि मुंह तो है लेकिन कैसा है, चंद्र। चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान है। ठीक है। मुंह तो है लेकिन कैसा है, चंद्र माने चंद्रमा के समान है। यानी यहां पर किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास होगा। इसका समास विग्रह हम लिख सकते हैं,
ये मुख है जो चंद्रमा के समान। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसमें जो पहला पद है उसको हमने पहले ही रखा है और दूसरे पद को बाद में रखा है, तो इसके विषय में भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से है मृग, मृग नयनी, मृग नयनी, और है कमल नयन, कमल नयन। इसमें मृग नयनी में पहला पद क्या है? मृग है, और नयनी क्या है? दूसरा पद है। पहला पद क्या है? मृग है, और दूसरा पद क्या है? नयनी है। नयन माने नेत्र होता है। नेत्र की तुलना की जा रही है किससे? मृग के नेत्र से। ठीक है, नेत्र की तुलना किससे की जा रही है? मृग के नेत्र से, जिसका नेत्र सुंदरता का प्रतीक है। यहां पर नेत्र की तुलना मृग के नेत्र से की जा रही है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि हम समास विग्रह कर दें सही ढंग से और नियम के अनुसार, तो यहां पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। क्योंकि बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद न तो दूसरा पद, यानी पहले और दूसरे दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो हम मृग नयनी सब को नहीं, किसी एक निश्चित नायक या नायिका के लिए कर सकते हैं। राधा के लिए, सीता के लिए, या अन्य किसी के लिए। इसी प्रकार से है कमल नयन। कमल नयन में भी पहला पद है आपका कमल और दूसरा पद क्या है? नयन। तो इस नियम के अनुसार यहां पर जो सामने लिखा हुआ है उसके अनुसार कमल क्या है? उपमान है। कमल क्या है? उपमान है, और नयन क्या है? उपमेय है। तो इसके अनुसार यहां पर कर्मधारय समास होगा, लेकिन कमल नयन का प्रयोग किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है और किया भी गया है। तो ये रहे विभिन्न प्रकार के उदाहरण कर्मधारय समास के। और यदि इतना समझाने के बावजूद भी यदि न समझ में आया है, तो मैं अपनी तरफ से एक बात और बता देना चाहता हूं, उसको भी देख लीजिए। कर्मधारय रूप रंग गुण, रूप रंग गुण, इसमें जो दोनों पद होते हैं, पहले और दोनों, पहला और दूसरा पद, ठीक है, इनमें से किसी एक से संबंधित होता है। चाहे रंग से संबंधित हो, चाहे रूप से संबंधित हो, या गुण से संबंधित हो। जैसे हमने कहा, लिखा सुंदर बालक, ठीक है, हमने लिखा सुंदर बालक। तो ये सुंदर क्या है? पहला पद है। और बालक तो बहुत सारे हैं, लेकिन बालक की विशेषता यह शब्द बता रहा है। बालक की विशेषता यह शब्द बता रहा है, तो इसी हिसाब से सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ। और बालक क्या हुआ? विशेष्य हुआ। अच्छी लड़की, इसमें क्या है? पहला पद अच्छी, और दूसरा पद क्या है? लड़की। लड़की तो है, सही बात है, लेकिन कैसी है? अच्छी है। यानी यह शब्द जो है लड़की की विशेषता बता रहा है, इस हिसाब से यह अच्छी क्या हुआ? विशेषण हुआ। और लड़की क्या हुआ? विशेष्य, जो कि एक संज्ञा है। एक चीज और ध्यान देंगे, यह रूप से संबंधित है, यह है रूप। उसी प्रकार से नील गाय, रक्त चाप,
श्वेतांबर, श्वेतांबर, नील गगन, रक्त तुंड। ठीक है, ये सब उदाहरण देख लीजिए ध्यान से। पहला उदाहरण लिखा गया है नील गाय। नील गाय में जो पहला पद है वह क्या है? एक रंग से संबंधित है। क्या है? रंग। ठीक है, गाय तो गाय है, गाय बहुत सारी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, कई रंग की होती हैं। लाली गाय, सफेद गाय, काली गाय, चितकबरी गाय, बहुत सारी गाय होती है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि कोई दूसरी नहीं, बल्कि क्या है? नील गाय, मतलब नीले रंग की गाय है। तो नीला क्या है? एक रंग है। अब खुद ही देख लीजिए कि इसमें से पहला जो पद है वह यहां पर मिल गया। लेकिन मिलेगा कब? जब हमको लक्षण याद रहेगा तब। एक लक्षण मिल गया, पहला पद क्या है? नील। नील क्या है? एक रंग है। जब यहां पहला पद मिल गया हमको रंग, तो यहां तो हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि यहां पर कर्मधारय समास है। दूसरा पद क्या है? गाय। दूसरी बात, गाय की विशेषता यहां पर बताया जा रहा है नील से, नीले रंग से। तो नील क्या हुआ? एक विशेषण हुआ। और गाय, गाय क्या क्या है? एक विशेष्य है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा में पहला पद है रक्त और दूसरा क्या है? चाप। रक्त माने क्या होता है? रक्त माने लाल होता है। रक्त माने क्या होता है? लाल। और लाल क्या है? एक रंग है। जब हमको पता हो गया कि रक्त माने लाल होता है और लाल क्या है? एक रंग है, यानी इसमें, इस सामासिक पद में एक पद, पहला पद हमको रंग से संबंधित मिल गया, तो यानी यहां पर कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार से यहां भी है श्वेतांबर। श्वेतांबर को जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? श्वेत और धन अंबर। ठीक है, श्वेत माने क्या होता है? श्वेत का मतलब होता है सफेद। और अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर के दो अर्थ ले लीजिए, आकाश और वस्त्र। ठीक है, श्वेत, पहले पहले ही पद को देख लीजिए, दूसरे को मत देखिए। श्वेत माने क्या होता है? सफेद। सफेद क्या है? एक रंग है। जब हमको मिल गया कि एक पद रंग है, तो हमको दूसर का पद देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे ही पता चल गया कि यहां पर कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें से एक पद रंग से संबंधित है। उसी प्रकार से नील गगन है। नील माने नीला, गगन माने आकाश। नील पहला पद जो कि रंग से संबंधित है। पता हो गया कि यहां पर कर्मधारय समास है। इसमें क्या है? रक्त तुंड। रक्त माने लाल, रक्त माने लाल, और तुंड माने चोंच, जिसको मुंह भी कहा जा सकता है। रक्त माने लाल और तुंड माने चोंच। यदि हम पहले पद को लेकर के चलें तो रक्त माने लाल, एक जो पहला पद है वह रंग से संबंधित है, यहां पर कर्मधारय समास है, ये तो पक्का है। लेकिन यहां पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। समास विग्रह इसका क्या होगा? रक्त है जो तुंड। देखिए, एक समास विग्रह यह होगा, रक्त है जो तुंड। यहां पर कर्मधारय समास है। रक्त है जो तुंड,
इसमें एक प्रकार से कर्मधारय समास होगा और दूसरे प्रकार से हमने बताया कि बहुब्रीहि समास होगा। तो कैसे होगा इसको भी हम बता दे रहे हैं। रक्त है जिसका तुंड, रक्त है जिसका तुंड। तुंड माने क्या होता है? चोंच। तो चोंच किसके पास होता है? पक्षियों के पास। पक्षियां बहुत सारी हैं, कौवा है, कबूतर है, चील है, छोटी चिड़िया है, गिद्ध है, बगुले हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं। लेकिन क्या सबका लाल चोंच होता है? नहीं होता है। तो किसका होता है? तोते का। कहने का मतलब कि यहां पर जो पहला पद है, ये पहला पद ये दूसरे पद के साथ मिल करके एक तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तोता। एक तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहां पर होगा बहुब्रीहि समास। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पूछने के बाद जो विकल्प रहता है, 4 विकल्प रहता है, उन विकल्पों में यह ध्यान देना है कि क्या बहुब्रीहि समास दिया है या नहीं दिया है। यदि बहुब्रीहि समास विकल्प में दिया है तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास होता है। यदि बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं है तब वहां कर्मधारय समास होगा। इस बात को जो परीक्षार्थी हैं हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब हमको समझ में आ रहा है कि जो लक्षण हमने बताया, 3 लक्षण, इन लक्षणों के आधार पर कर्मधारय समास आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ा करके बता देना चाहते हैं। देख लीजिए, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि सामासिक पद में देखने के लिए प्राप्त होते हैं और वे उपसर्ग जहां पर भी होते हैं वहां पर अवश्य ही कर्मधारय समास होता है। तो ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं, 2-4 मैं बता देता हूं। जैसे हो गया सत, परम, लघु, ये जैसे ये जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग जिस समस्त पद में हो वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है। सत, परम, लघु, महा इत्यादि ये उपसर्ग जिस भी समस्त पद में दिखाई दे वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। जैसे हो गया सज्जन। ठीक है। जैसे सामासिक पद क्या हो गया? सज्जन। जब इसको हम तोड़ेंगे मतलब 2 पदों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? सत और क्या होगा? धन जन। सत हो गया आपका पहला पद और जन हो गया दूसरा पद। जन के पहले सत उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ये जुड़ करके इस दूसरे पद के साथ सत उपसर्ग जुड़ करके सज्जन नामक समस्त पद का निर्माण करता है। अब देखना है कि सत का मतलब क्या होता है, जन का मतलब क्या होता है। तो सत का मतलब होता है सच्चा। सत का मतलब क्या होता है? सच्चा। जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। अरे यार, मनुष्य तो बहुत ढेर सारे हैं, जहां देखो वहां पर भीड़ लगी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जन है मतलब मनुष्य है, तो कैसा है? सत्य है। सत्य मतलब सच्चा है, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, सत्यभाषी यानी सत्य बोलने वाला, सत्य का मार्ग दिखाने वाला
मतलब ऐसा कुछ यहां पर इस उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? सत है जो जन। सत है जो जन। सज्जन का समास विग्रह क्या होगा? सत है जो जन। अब देखिए सत, ये उपसर्ग, उपसर्ग का नाम याद रखना होगा हमेशा। ये पता हो गया कि जो पहला पद है हमारा उपसर्ग है, तो यहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। दूसरा क्या है? परम। इससे क्या उदाहरण लिख सकते हैं? परमार्थ। परमार्थ, ये उदाहरण देख लीजिए। इसको यदि हम अलग अलग करें तो क्या होगा? परम और दूसरा क्या होगा? अर्थ। परम माने उत्तम होता है, परम माने क्या होता है? उत्तम होता है। और अर्थ माने क्या होता है? धन। यानी उत्तम है जो धन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परम है जो अर्थ। ठीक है, परमार्थ का समास विग्रह क्या होगा? परम है जो अर्थ। अब इसमें देख लीजिए, जो परम है यह पहला पद, वह क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से होगा लघुकाय, लघु बालक, लघुत्तम, लघुमार्ग, बहुत सारे उदाहरण होंगे। आई बात समझ में? अब हम पुनः आगे चल रहे हैं। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य का जो संबंध है, संबंध, जो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसमें उलटफेर हो सकता है। विशेषण और विशेष्य का उलटफेर हो सकता है। उलटफेर का मतलब यह होता है कि अभी तक हमने आपको बताया कि पहले पद में हमेशा विशेषण और दूसरे पद में क्या होता है? विशेष्य। पहले पद में विशेषण और दूसरे पद में विशेष्य हमने अब तक बताया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा हर एक उदाहरण में केवल यही नियम रहे, यानी हर एक उदाहरण में पहले पद में ही विशेषण हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो पहला पद है, यानी जो विशेषण है, वह दूसरे पद में हो जाता है, और जो विशेष्य है वह पहले पद में आ जाता है। इसी को हमने कहा कि कभी कभी विशेषण और विशेष्य का जो संबंध है उसमें उलटफेर हो सकता है। जैसे उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, जैसे नरोत्तम, नरोत्तम उदाहरण लिखा हुआ है सामने, लिखा है नरोत्तम। इसको जब अलग अलग करेंगे दोनों पदों को तो क्या होगा? नर और उत्तम। पहला पद नर हो गया और दूसरा पद क्या हो गया? उत्तम हो गया। अब इसमें आप लोग खुद ही आंकड़ा लगा लीजिए कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन सा है। नर, नर का मतलब क्या होता है? मनुष्य। मनुष्य तो कभी विशेषण नहीं है, मनुष्य विशेषण नहीं है, जो कि पहला पद है। इस मनुष्य की यानी इस नर की विशेषता को बता रहा है कौन? उत्तम नामक शब्द। यानी ये दूसरा पद, जो दूसरा पद है वह नर की विशेषता को बता रहा है। अब देख लीजिए, नर क्या है? विशेष्य, और उत्तम क्या हो गया? विशेषण। देखिए क्रम पलट गया ना, क्रम पलटा ना।
क्रम पलट गया। तो जब ऐसी स्थिति हो, यानी जब विशेषण और विशेष्य का क्रम उलट जाए, तो समास विग्रह करते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो दूसरा पद है उसको हमेशा पहले रखना चाहिए और जो पहला पद है उसको हमेशा बाद में। ऐसे देख लीजिए, पहले पद को बाद में और दूसरे पद को पहले पद को हमेशा बाद में लिखना चाहिए और दूसरे पद को हमेशा पहले लिखना चाहिए। जैसे यहीं पर लिखा हुआ है नरोत्तम, इसका समास विग्रह क्या होगा? अब इस नियम के अनुसार देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है दूसरे पद को पहले लिखना चाहिए, तो दूसरा पद है क्या? उत्तम। तो आइए हम लिख लेते हैं इस नियम के अनुसार, उत्तम है। अब यहां पर लिखा हुआ है पहले पद को बाद में लिखना है, तो पहला पद क्या है? नर है। उत्तम है जो नर। ठीक है, यह है समास विग्रह। तो ऐसी परिस्थिति जब भी सामने आए कि कोई सामासिक पद यदि दिया हुआ है, उसमें विशेषण और विशेष्य का क्रम उल्टा है, यानी बाद में विशेषण है और पहले विशेष्य है, तो इसी नियम के अनुसार उसका समास विग्रह करना चाहिए। यानी पहले पद को हमेशा बाद में लिखना चाहिए और जो दूसरा पद है उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। इस नियम के अनुसार नरोत्तम का समास विग्रह हुआ उत्तम है जो नर। उत्तम दूसरा पद मैंने पहले लिखा और नर पहला पद है, इसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, शिव, दयाल, प्रभु दयाल, ये सब देख लीजिए उदाहरण। पुरुषोत्तम, इसको भी अलग अलग करें हम तो क्या होगा? पुरुष पहला पद होगा और दूसरे पद में क्या होगा? उत्तम। ठीक है, पहला पद क्या होगा? पहला पद पुरुष होगा और दूसरा पद उत्तम होगा। अब उत्तम तो खुद ही एक विशेषण है जो किसी की विशेषता को बतला रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की। यहां भी क्रम पलटा हुआ है, यानी पहले विशेष्य आया है, उसके बाद विशेषण आया है। तो यहां पर भी वही नियम लागू होगा, दूसरे पद को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दूसरे पद को पहले, यानी उत्तम है जो। अब पहले पद दूसरे पद को पहले लिखेंगे और पहले पद को बाद में, तो पहला पद क्या है? पुरुष। ये है पुरुषोत्तम का समास विग्रह। उसी प्रकार से शिव है दयाल, शिव है शिव दयाल। शिव दयाल का जो दोनों पद हैं, तो पहला पद होगा शिव और दूसरा पद क्या होगा? दयाल। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? दयाल है जो शिव, मतलब दयालु है जो शिव। इसी प्रकार से प्रभु दयाल है, मुनिवर है, मुनिवर, 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 इसमें पहला पद क्या है? मुनि, और दूसरा पद क्या है? वर। मुनि पहला पद हो गया, वर हो गया दूसरा पद। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। मुनि है, लेकिन कैसे मुनि है?
श्रेष्ठ मुनि है। यानी यह जो शब्द है इसकी, यानी जो दूसरा पद है वह पहले पद की विशेषता को बता रहा है। तो ये दूसरा का वाला पद क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। और जब ये दूसरा पद विशेषण हो गया तो निश्चित है कि पहला पद क्या होगा? विशेष्य। ठीक है। अब इसका जो मुनिवर है इसका समास विग्रह क्या होगा? फिर वही नियम जो कि हमने बताया कि जब विशेषण और विशेष्य का क्रम उल्टा हो जाए यानी पलट जाए तो हमको दूसरे पद को पहले लिखना चाहिए। तो दूसरा पद क्या है? वर। तो इस प्रकार से वर है जो, अब पहला पद मुनि। ठीक है। यह है मुनिवर का समास विग्रह। तो इस प्रकार से इसको फिर से देख लीजिए। एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए। कर्मधारय समास का जो मूल पहचान है वह विशेषण और विशेष्य है। कहने का मतलब कि एक पद विशेषण होता है, दूसरा का पद विशेष्य होता है। यानी जिस सामासिक पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई दे वहां पर, यानी उस सामासिक पद में हमेशा कर्मधारय समास होता है। जैसे कि महाराजा, महाराजा में महा पहला पद है और राजा दूसरा पद है। इसका समास विग्रह हुआ महान है जो राजा। तो यह जो महाशब्द है, महाशब्द क्या है? एक विशेषण है जो राजा की विशेषता को बता रहा है। तो महा क्या हुआ? विशेषण हुआ और राजा क्या हुआ? विशेष्य हुआ। उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, महारानी में महारानी का जो पहला पद है महा हुआ और जो दूसरा पद है रानी, तो दूसरे पद की पहला पद विशेषता को बता रहा है। तो इसका समास विग्रह क्या हुआ? महती है जो रानी। यहां पर ध्यान दे लीजिए कि महाराजा में लिखा हुआ महान है जो रानी, और यहां भी महा लिखा हुआ है, यहां भी महा लिखा हुआ। दोनों का अर्थ तो एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पुल्लिंग है और यह क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्या है? दूसरा लक्षण यहां पर लिखा हुआ है उपमेय और उपमान। यानी कर्मधारय समास में एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। कहने का मतलब जिस सामासिक पद में उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे वहां पर कर्मधारय समास होता है। उपमेय किसको कहते हैं? सामने लिखा हुआ है। उपमेय का मतलब जिसकी, जिसकी का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए या जिसकी तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय। उपमान किसको कहते हैं? जिससे, सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जिससे, यानी जिस शब्द से तुलना की जाती है, विशेषता बतलाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। परिभाषा सामने लिखा हुआ भी है जो कि हमने बताया। जिस सामासिक पद में उपमेय उपमान का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण लिखे गए हैं। चंद्रमुख है, चंद्रमुख में चंद्र पहला पद और मुख दूसरा पद है। मुख की तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा, चंद्र माने चंद्रमा से, यानी चंद्र क्या हुआ? उपमान हो गया। चंद्र क्या हुआ? उपमान हो गया और मुख क्या हुआ? उपमेय हो गया। उसी प्रकार से मृगनयनी, कमल नयन, ये उदाहरण सामने रखे गए हैं। मृगनयनी में पहला पद मृग है, नयनी का मतलब नेत्र। तो यहाँ जो दूसरा पद है उसकी तुलना मृग से की जा रही है, यानी जो मृग है वह क्या हुआ? उपमान हुआ और नयनी क्या हुआ? उपमेय हुआ।
यदि इसका समास विग्रह हम पुनः कर दें तो होगा मृग के समान नेत्रों वाली। यहां पर भी वही ध्यान देंगे जो कि हमने बाद में बताया है कि यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास है तो हमेशा बहुब्रीहि समास को ही चुनेंगे, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर यहां पर इशारा कर रहे हैं, तब यहां पर कर्मधारय समास नहीं होगा। और यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है तो यहां पर कर्मधारय समास अवश्य ही होगा। उसी प्रकार से कमल नयन है। इसके बाद एक और लक्षण सामने रखा गया है कर्मधारय समास का, रूप रंग और गुण। जिस समासिक पद में एक पद, पहला पद इनमें से किसी एक से संबंधित है, इनमें से किसी एक से संबंधित है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे महामानव, पहला पद क्या होगा इसमें? महा। महा क्या है? एक गुण है। सत क्या है? एक गुण है जो कि उपसर्ग भी है। मानव तो माना है, ठीक है। तो जहां पर इनसे एक पद इनसे संबंधित हो, इन तीनों में से एक में से, तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। इसके बाद ये जो उपसर्ग है सत, परम, लघु, ये उपसर्ग जिस भी समासिक पद में हो वहां पर भी हमेशा कर्मधारय समास होता है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे, सु, स, कु, क उपसर्ग ये उपसर्ग यदि जहां कहीं भी लगे हो, यानी जिस समासिक पद में आए हो वहां पर भी हमेशा कर्मधारय समास होता है। लिख लीजिए, यदि हो तो कर्मधारय समास होता है। ये उपसर्ग सु, स, कु, का ये उपसर्ग यदि समासिक पद में लगे हुए हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे सुकन्या, इसमें पहला पद क्या है? सु है और दूसरा पद क्या है? कन्या। कन्या जो दूसरा पद है, ये सु पहला पद है, कन्या की विशेषता बतला रहा है पहला पद यानी सु। सु माने क्या होता है? सुंदर। सु माने क्या होता है? अच्छा या अच्छी, ठीक है। तो कन्या की जो विशेषता बता रहा है पहला पद जो कि एक उपसर्ग है, तो यहां पर जब जान गए कि यह उपसर्ग इस सामासिक पद में सम्मिलित है तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। दूसरी बात, ये अर्थ भी बता रहा है, सु माने सुंदर होता है, सु माने अच्छा होता है, सु माने अच्छी होती है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये खुद ही एक विशेषण है। ये सब जो अर्थ है इसके, ये खुद ही एक विशेषण है। तो यहां पर जब ये खुद विशेषण है, पहला पद विशेषण है, तो निश्चित है कि पूरे सामासिक पद में कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार से कुमति, कुमति में कु पहला पद और मति होगा दूसरा पद, ठीक है। कु पहला पद और मति दूसरा पद। यह कु माने क्या होता है? बुरा यानी खराब ना, बुरा भी होता है, खराब भी होता है। मति है लेकिन कैसा है? या फिर बुरा है या फिर खराब है। जब हम जान गए
कि इस दूसरे पद की यह विशेषता बतला रहा है। जो दूसरा पद है उसकी विशेषता यह यह उपसर्ग बता रहा है, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये जो स लिखा हुआ है, ठीक है, ये स का मतलब अच्छा भी होता है अच्छा भी होता है और स का मतलब साथ भी होता है। तो यह उपसर्ग जिस किसी भी उदाहरण में आए या जिस किसी भी सामासिक पद में आए, तो सबसे पहले इसके अर्थ की ओर ध्यान दे लेना चाहिए कि इसका अर्थ क्या बता रहा है, अच्छा बता रहा है कि साथ बता रहा है। यदि साथ अर्थ बता रहा है तो यहां पर कर्मधारय समास नहीं बल्कि बहुव्रीहि समास होगा। यदि साथ अर्थ बता रहा है तब, जैसे सफल, सफल, अगर इसको हम अलग अलग करें तो स पहला पद और फल दूसरा पद होगा। स माने क्या हमने लिखा है, स माने अच्छा, इसका अब अलग अलग अर्थ लगाइए तो स माने अच्छा फल, यानी अच्छा है जो फल ना, अच्छा है जो फल। तो यहां पर क्या होगा, इसको अच्छा, अच्छा है जो फल, तो यहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा क्योंकि स का मतलब अच्छा है। और इसी का समास विग्रह एक और कर दें, जो कि फल के साथ या साथ है जो फल, यह समास विग्रह याद कर दें। साथ है जो फल, तो हमने पहले ही बताया कि स उपसर्ग यदि साथ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, स उपसर्ग यदि साथ के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है तो वहां पर कर्मधारय समास नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यहां क्या होगा, बहुव्रीहि। यहां पर कर्मधारय समास नहीं बल्कि बहुव्रीहि समास होगा। तो यहां पर जो अर्थ है उसको भी ध्यान में देना चाहिए, और प्लस वही बात जो हमने बताया कि जो विकल्प में यदि बहुव्रीहि समास दिया है तो हम सबसे पहले इसका चयन करेंगे, यदि यह नहीं दिया गया है तब हम कर्मधारय समास का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से ये रहा कर्मधारय समास। आज की वीडियो यहीं पर संपन्न की जाती है। धन्यवाद।